हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं किरण शर्मा फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत प्यारी सी और बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली आपके लिए वीडियो। तो आपको मैं बता दूं, आज हम जानने वाले हैं कि जो आपका राजस्थान एसआई के 1015 पदों पर बहुत जल्द भर्ती जारी होने वाली है, तो उसमें जो आपसे मांगा जाएगा वो क्या क्या लगने वाला है, और साथ ही हम बात करेंगे कि उसमें जो आपका योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, साथ ही आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही हम बात करेंगे जो आपकी ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ भाग, जो कुछ भी होता है सारा सब कुछ यही जान लेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी सेशन को शेयर तो कर ही देंगे। उसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। देखो, अगर मैं बात करूं बच्चे राजस्थान एसआई की, तो आप कह सकते हो इसमें योग्यता स्नातक डिग्री, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। मतलब चाहे आप बीए हो, बीकॉम हो, या फिर उसके आसपास कोई अन्य भी आपका डिप्लोमा हो जिसकी गिनती ग्रेजुएशन के समतुल्य हो, है ना, जिसको आप ग्रेजुएशन के समान रख सकते हो, कुछ ऐसा डिप्लोमा। स्नातक के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता प्रदान करने का प्रमाण देना होगा, अन्यथा प्रवेश नहीं होगा। इसे अपने शब्दों में बोलूं तो ये कह रहे हैं कि जब आपका फॉर्म सबमिट होगा, अगर मान लो उस टाइम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं भी हुआ है ना, उस टाइम आप मान लो कि ग्रेजुएशन फाइनल में हो, जैसे आप बीए कर रहे हो, आपका फाइनल नहीं हुआ, फाइनल में हो, या फिर आप सेकेंड ईयर में और अभी फाइनल में आने वाले हो, तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा, मतलब जो आपकी लिखित परीक्षा होती है, जो शारीरिक परीक्षा होती है, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के दौरान आपकी जो मार्कशीट है वो आपके साथ होनी चाहिए। मतलब आप दिखा सको कि भैया मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और ये मेरी डिग्री है या फिर ये मेरी मार्कशीट है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि लेकिन इंटरव्यू के पहले वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब इंटरव्यू के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, वरना आपको आगे के लिए नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे की आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो जो जनरल मेल कैंडिडेट है, मतलब जो लड़के हैं, उनकी न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम 25 साल मांगी है। ठीक है, ये जनरल वालों की है। जनरल वालों की जो न्यूनतम आयु है वो 20 साल है और अधिकतम आयु आपकी 25 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी मेल हो, ठीक है, अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से हो और आप मेल हो, या फिर आप जनरल से ही हो लेकिन फीमेल हो, तो आपकी आयु यहाँ पर जो 25 साल है उसमें 5 वर्ष और बढ़ा दो, मतलब जो आपको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलेगी, फिर आपकी आयु अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप जनरल से हो तो आपकी अधिकतम आयु 25 वर्ष मांगी है, और अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से हो या फिर आप जनरल फीमेल हो तो आपकी जो अधिकतम आयु है वो 30 साल होनी चाहिए। उसके अलावा ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी फीमेल को 25 के साथ 10 साल की छूट मिलती है। मतलब जहां जनरल फीमेल को 5 साल की छूट मिलती है, वहीं भैया आपको 10 साल की छूट मिलती है। यानी आपकी जो मैक्सिमम आयु है वो 35 साल होनी चाहिए। किसकी? जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनकी जो आयु है वो 20 से 35 साल होनी चाहिए। उसके साथ ही जो भूतपूर्व सैनिक है, उनकी अधिकतम आयु 40 साल भी होगी तब भी चलेगा। तो विज्ञप्ति में दी गई दिनांक 1 जनवरी 2026 या 1 जुलाई 2026 के अनुसार न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम उपयुक्त नियमानुसार होनी चाहिए। अधिकतम आयु में 2 से 3 वर्ष की छूट का प्रावधान है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे मान लो जनरल से और उनकी आयु 25 हो गई है, अब वो सोच रहे हैं कि क्या हम इसमें आवेदन के लिए तैयारी करें या नहीं। अगर आपकी आयु यहाँ पर 26, 27, 28 भी है तब भी आप पढ़ते रहिएगा। वो ये कह रहे हैं जैसे आपको पहले एज रिलैक्सेशन मिला था, मतलब हर किसी को 2 साल और ज्यादा फालतू, मतलब अगर आप 25 के 27 के हो तब भी आवेदन कर सकते हो। वैसे ओबीसी वाले अगर 30 के हैं तो 32 तक आवेदन कर सकते हैं। वैसे भूतपूर्व सैनिक की मैक्सिमम आयु 40 है लेकिन वो 42 तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती नहीं आई है बहुत सालों से। तो इस करके आपको अलग से भी एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रैंक
आधार पर प्राथमिकता, तो जैसे आपकी रैंक आती है, मान लो आप टॉप रैंकर हो, आपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो आपको एपी में उप निरीक्षक यानी एसआई बनाया जाएगा। उससे कम है तो आपको आईबी में एसआई बनाया जाता है, और उससे कम है तो आपको आरएसी में, और उससे भी कम है तो आपको एमबीसी में एसआई बनाया जाएगा। ठीक है भैया। उसके अलावा जो अपना आता है कि आपका जो प्रमोशन होता है वो कैसे होता है ना, आ तो रहा होगा ख्याल मैम कि अगर हमने मान लो हमने पुलिस में सिलेक्शन ले लिया, कांस्टेबल बन गए या फिर हम एसआई बन गए, तो हमारा प्रमोशन कैसे होगा, है ना। तो प्रमोशन की भी बात कर लेते हैं। मान लो आपने कांस्टेबल का एग्जाम दिया और आपने कांस्टेबल क्वालिफाई कर लिया, उसके कुछ सालों के बाद आपको हेड कांस्टेबल बनाया जाता है, और उसके कुछ सालों के बाद आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। अब मान लो आपने सब इंस्पेक्टर ही क्लियर कर किया है, मतलब आप एसआई क्लियर करके गए हो, और बहुत मतलब अभी आप मान लो कि 20-25 साल के थे, 20-22 साल के थे, और आपका क्लियर हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर आपको इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा, और फिर आपको डीवाईएसपी या फिर आरपीएस बना दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखो चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आप सभी जानते हो कि लिखित परीक्षा होती है जो आपकी 400 नंबर की होती है, यानी इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं जो आपके 400 अंक के होते हैं। फिर उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको हम पैट का नाम देते हैं, वो होती है, और इसमें आपके न्यूनतम जो अंक होते हैं वो 50 होते हैं, मतलब 100 अंक की होती है, और आपको 50 अंक प्राप्त करने होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं और किसको 50 मिलते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। साक्षात्कार आपका 50 नंबर का होता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मतलब आपके आई टेस्ट होगा, या फिर ऐसे आपको कलर दिखाया जाता है कि कौन कौन सा रंग कैसे कैसे है। इस तरह से आपको बहुत सूक्ष्म से शब्द लिखे हुए दिखाई देंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये किस रंग में लिखा है। तो इस तरह से आपका मेडिकल होता है। आपके घुटने नहीं मिलने चाहिए, अगर आप सीधे खड़े हो इस तरह से, तो आपके जो घुटने हैं उनके बीच में गैप होना चाहिए, घुटने आपस में ना मिले, और अगर भैया मिलते हैं तो एक्सरसाइज अभी से स्टार्ट कर दो। उसके अलावा फाइनल मेरिट यानी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की बनती है। जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है उसके नंबर ऐड नहीं होते। जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अनुसार बनती है। ठीक है, यानी टोटल आपके 450 अंक से ही आपकी मेरिट बनेगी। अगर मैं बात करूं कि जो अपना पेपर पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, तो बच्चे आपका एक पेपर तो होता है सामान्य हिंदी का, जो जिसमें आपके 100 प्रश्न आते हैं। दूसरा जीके जीएस का होता है, इसमें भी आपके 100 प्रश्न आते हैं। तो बोले मैम बल्ले बल्ले है ना, अपना इसमें मैथ्स आता है ना, रीजनिंग आती है, सब मजे ही मजे हैं, बढ़िया ही बढ़िया है ना। बस हिंदी और जीएस पढ़ना है और ऐसा ही बन जाना है। ठीक है, तो पहला पेपर आपका हिंदी का होता है, दूसरा जीएस का होता है। दोनों के 100 प्रश्न ही आते हैं। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, इसलिए जो कुल अंक होते हैं वो 200 होते हैं। समय आपको बच्चे दोनों ही परीक्षा में 2-2 घंटे का समय दिया जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, तो भैया निगेटिव मार्किंग होती है, और कितने की होती है, तो 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। लिखित परीक्षा जो द्विभाषी मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। देखो हिंदी का पेपर आपका हिंदी इंग्लिश में नहीं होगा, ये सिर्फ हिंदी में ही होगा। और जो जीके जीएस है इसका जो पेपर होता है वो द्विभाषी होता है, मतलब बाइलैंग्वेज होगा। ये आपका हिंदी में भी होगा और ये आपका इंग्लिश में भी होगा। अगर आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश पकड़ते हो तो इंग्लिश में दे सकते हो। जिस भी भाषा में आप जीके जीएस का पेपर देना चाहते हो दे सकते हो। हिंदी का पेपर अपना हिंदी में ही होगा। अच्छा, 1/3 निगेटिव मार्किंग क्या है? अगर पहली बार पेपर दे रहे हो तो आपको बता दूं कि जो 1/3 निगेटिव मार्किंग है बच्चे, इसमें ये होता है कि मानो आपने 4 क्वेश्चन किए है ना, आपने कोई भी 4 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन आप इसमें करते हो, तो आपने पहला सही कर दिया है ना, दूसरा भी सही कर दिया, तीसरा भी सही कर दिया, और चौथा आपने गलत कर दिया है ना, ऐसे मानो। या फिर आप मानो कि आपने ये 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, ऐसे ज्यादा समझ आएगा। जैसे आपने पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा सही कर दिया, तो आपके जो 3 गलत क्वेश्चन है वो आपका सही वाला भी गलत कर देंगे। यानी अगर आप परीक्षा में 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 3 क्वेश्चन गलत होने के उसमें आपका एक सही वाला भी काटा जाता है, यानी आपको सही प्रश्न के उत्तर भी नहीं दिए जाते। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला भी गलत ही माना जाता है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, हाँ।
और जो अपनी परीक्षा होगी वो बाइलैंग्वेज होगी, जीके जीएस की। हिंदी की तो भैया हिंदी में ही होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, मतलब जो आपकी ऊंचाई, लड़कों की जो हाइट मांगी जाती है वो कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। जो लड़कों की ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और छाती, जो आपका सीना है वो 81 से 86 होना चाहिए, मतलब नॉर्मल सीना आपका 81 होना चाहिए। और जब छाती का फुलाव देखा जाएगा तो कम से कम 86 होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर। महिला उम्मीदवारों की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वजन आपका 47 यानी 47.5 किलो वजन होना चाहिए, 47.5 किलोग्राम। अगर देख लो ज्यादा जीरो फिगर के चक्कर में पड़ी हो तो खाना पीना शुरू कर दो, है ना, अच्छी खासी मोटी तगड़ी हो जाओ, तभी आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। जीरो फिगर से कुछ ना होने वाला। उसके बाद देखो जो आपके नंबर मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, है ना। जो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के नंबर मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, इसके बारे में जान लो। जैसे मान लो कि आपकी 100 मीटर की रेस होती है, ठीक है, 100 मीटर की आपकी रेस होती है। मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रही हूं, मतलब लड़कों की। और आप 100 मीटर रेस अगर 14 सेकंड में क्लियर कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 40 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 15 सेकंड में करते हो तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। आप 16 सेकंड में करते हो तो 15 नंबर। और अगर आप 16 सेकंड के बाद करते हो तो आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, यानी आपका शून्य हो जाएगा, नील बटे सन्नाटा। और अगर लॉन्ग जंप की बात करूं भैया, और आप मेल कैंडिडेट हो, 15 फीट आप कूद जाते हो लंबी, है ना, जो लंबी कूद होती है उसको आप 15 फीट कूदते हो तो आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। 14 फीट पे 20 दिए जाएंगे। 13 फीट लंबी कूद लगाते हो तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। उसके अलावा चिनिंग अप हैविंग ऑन द बीम विथ ओवरहैंड ग्रिप एंड वन टाइम, इसमें आपको बताया गया है अगर आप 7 हेप्स करते हो तो 30 नंबर दिए जाएंगे, 6 पे आपको 20 दिए जाएंगे, 5 पे आपको 10 दिए जाएंगे। और अगर उसके भी बेकार करते हो तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाता है। वैसे ही गर्ल्स का है, आपकी 100 मीटर की रेस होती है। अगर आप 17 सेकंड में वो रेस पूरी कर लेती हैं तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। 18 सेकंड में करती हो तो भैया 25 दिए जाएंगे। 19 सेकंड में करती हो तो 15 दिए जाएंगे। और 19 के बाद करती हो तो आपका मोय मोय यानी नील बटे सन्नाटा, आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। वैसे ही लॉन्ग जंप का है कि अगर आप लंबी कूद 10 फीट या 10 फीट के आसपास लगाती हो तो आपको 30 नंबर, मतलब 10 या उससे थोड़ी बहुत ज्यादा। 9 फीट लगाती हो तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। 8 फीट पे आपको 10 नंबर दिए जाएंगे और उसके नीचे आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। पुटिंग इन अ शॉट 4 kg वेट, आपको जो वो होता है ना गोला फेंक वाला, अगर आप उसको 16 फीट फेंक देती हो तो आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। 15 फीट पे 20 नंबर और 14 फीट पे आपको 10 नंबर। और अगर आप 14 फीट भी नहीं फेंक पाती हो तो आपको फिर दिया जाता है नील बटे सन्नाटा, मतलब कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। तो बच्चे ये अपनी पूरी प्रक्रिया हो जाती है जो आपकी एसआई की रहने वाली है। उसके अलावा जो चाहते हैं कि उन्हें उनके क्या बोलते हैं आरक्षण अगर इसमें मिलता होगा तो बिल्कुल मिलता होगा भाई, बिल्कुल मिलता होगा। जब एज रिलैक्सेशन है तो आप अपने सर्टिफिकेट बनवा कर रखें, है ना। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं भैया वो अपना सर्टिफिकेट बनवा कर रखें। ओबीसी एससी वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर रखें। जनरल वालों को कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो आपका तो बनता भी नहीं है ना, तो उनको जरूरत है नहीं। बाकी अगर आपका अभी से देख लें, अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है और 10th क्लास में अलग है तो उसको भी आप सेम करवा ले, अपने आधार कार्ड में परिवर्तन करवा ले। अगर आपका सभी मार्कशीट में एक जैसी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 10th वाली में, और आधार कार्ड में अलग है तो आधार कार्ड को अपडेट करवा ले, मतलब जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार आप करवा ले, ठीक है, जिससे आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेंगी। उसके लिए जुड़ना ना भूलें केजीएस राजस्थान से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद बच्चे। अच्छे से ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।